दोस्तों, आज अपन फर्स्ट ईयर के लिए एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक अपन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर होता है एक ब्लड का चैप्टर। ब्लड के चैप्टर में आपको पता होगा कि ब्लड में होता क्या क्या है। एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। अब ब्लड आरबीसी कैसे बनती है, क्या उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब तुम जानते हो। मेन टॉपिक होता है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर जो बच्चा लैग कर रहा होता है वो दो ही चीज़ होती है। एक तो इम्यूनिटी बच्चे को समझ नहीं आती है। फर्स्ट ईयर में एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम को जब समझने जाता है तो उसको समझ नहीं आता है कि इम्यूनिटी को कैसे क्या करना होता है। एक टॉपिक वो होता है, एक टॉपिक आपका जो होता है वो हीमियोस्टेसिस होता है, जिसके अंदर क्लॉट की मैकेनिज्म को कैसे करना है, प्राइमरी प्लग कैसे बनेगा, सेकेंडरी प्लग कैसे बनेगा। उसके अंदर दो टॉपिक सबसे मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के, और इन्हीं टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एनीमिया भी एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। सबसे पहला टॉपिक आज अपन स्टार्ट अभी करने जा रहे हैं वो आपकी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी के अंदर हम उनको बात करेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है, कि ह्यूमन के अंदर जो बेसिक बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बुक की लैंग्वेज बोलूँगा, कुछ नहीं बोलना, मेरे को केवल बेसिक चीज़ों को आपको एक टिप्स देनी है ताकि आप बुक से उसको रीड कर सकें। सही। पहला कॉन्सेप्ट, इम्यूनिटी को जैसे ही आप पढ़ने जाओ तो समझना चाहिए कि इम्यूनिटी के अंदर होता क्या है, इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि कोई भी आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, फंगाई है, कुछ भी है, इन एनवायरमेंटल में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो आपकी बॉडी में जाता है, लेकिन बॉडी उसको क्या कर देती है, फेंक देती है, उसको हटा देती है और उसके अगेंस्ट क्या करती है, फंक्शन स्टार्ट कर देती है। ये हमारी इम्यूनिटी होती है कि जो भी आपका एक्सटर्नल पार्टिकल्स आए, ऑर्गेनिज्म आए जो हमारे बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है, उसको बॉडी रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन प्रोसेस होता है इम्यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट। इम्यूनिटी के अंदर आपको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हो आप। टी लिम्फोसाइट मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, बी लिम्फोसाइट मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। बहुत ही फास्टली डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का मेन मकसद होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है कि टी हेल्पर सेल्स होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है। तो ये क्या करती है, टी हेल्पर सेल्स कैसे एक्टिवेटेड होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा एक ब्रीफली एग्जांपल देके एक मैकेनिज्म को जरूर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जैसे पेन कहाँ दिखना ही, एक बार सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसके दौरान कि जब भी आपको एक तो बी सेल होती है, एक टी सेल होती है, तो बी सेल से कैसे बनता है, कैसे क्लोनल सिलेक्शन होता है कि वो आपको बी सेल एक्टिवेटेड होकर एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखो कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो एंटीजन आपकी बॉडी में गया। जैसे एंटीजन बॉडी के अंदर जाता है तो उसको मैक्रोफेज लेने का कोशिश करता है, मैक्रोफेज के रूप में चला जाता है। तो दो ही चीज़ होती है कि मैक्रोफेज किसके जाता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसी को बोलते हैं मैक्रोफेज। वो उसको क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। जैसे ही वो प्रेजेंट करेगी तो आपके MSC मॉलिक्यूल होते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड दो मॉलिक्यूल होते हैं, MSC1 और MSC2। याद ऐसे रखना है कि MSC1 से अटैच होता है CD8 और CD4 अटैच होता है MSC2 से। ऐसे रिमेंबर करना है कि दोनों का टोटल हमेशा मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं बात करूंगा कि MSC सेकंड मॉलिक्यूल है तो CD उसके साथ 4 जुड़ा हुआ होगा, और MSC अगर 1 मॉलिक्यूल है तो उसके साथ CD1 जुड़ा होगा। तब जैसे ही CD4 एक्टिवेटेड होता है किससे, जैसे ही क्या होगा कि आपका मैक्रोफेज था, मैक्रोफेज से कोई जो भी एंटीजन को उसको प्रेजेंट किया, उसके बाद में MSC मॉलिक्यूल से आकर वो अटैच हुआ सेकंड से। उसके अटैच होने के बाद में यहाँ से CD4 एक्टिवेटेड हो गई। अब क्या होता है कि साथ ही साथ में ये मैसेज होता है, ये न्यूक्लियस तक भेजना होगा। तो भेजने के लिए अपन को CD3 को एक्टिवेट करना पड़ता है, और CD3 से सीधा न्यूक्लियस को ये मैसेज चला जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद में वह एक्टिवेशन स्टार्ट होता है। फिर वो इंटरल्यूकिन-2 को एक्टिवेटेड करते हैं। इंटरल्यूकिन-2 का रिसेप्टर्स यहाँ पर सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये उसको ले जाकर देने का काम करते हैं और लाने का काम करते हैं, दोनों काम होते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारा काम हो रहा है एक डायरेक्ट पाथवे से। लेकिन अब कोई स्टिमुलेटर पाथवे भी तो कुछ होता होगा। उसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है कि ये इसको न्यूक्लियस को अपन को स्टिमुलेट करना है, तो कोई स्टिमुलेशन अपन दे दे डायरेक्ट यहाँ से, तो माइक्रोफेज से एक सीधा स्टिमुलेशन यहाँ पर आएगा, वहाँ से B7 के द्वारा इसको दिया जाएगा CD28। B7 CD28 को जब स्टिमुलेशन देगा तो ये एक्टिवेटेड होगा, इससे न्यूक्लियस एक्टिवेटेड होगा। न्यूक्लियस से एक्टिवेशन होने पर क्या होगा
कि यहाँ से आपका जो भी इंटरल्यूकिन्स 2 है वो रिलीज़ होंगे और वो इंटरल्यूकिन्स 2 रिसेप्टर्स पर आकर अटैच होंगे। ये जब रिलीज़ होंगे यहाँ से ये अटैच होगा, उसके बाद में ये एक्टिवेशन की क्रिया को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। अब जैसे ये इंक्रीज़ होंगे उसके बाद में क्या होगा कि बहुत सारी सेल्स बनना शुरू कर देगी, टी सेल्स बनेगी। ये टी सेल्स में से क्या होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है, टी सेल का सिलेक्शन होगा और ये टी सेल्स क्या होगी कि अब क्या होता है कि उधर से एंटीजन तो ये था ही, वो एंटीजन को उसने लिया, उसके बाद में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है उसके अलावा वहाँ पे सिर्फ जो बी लिम्फोसाइट्स और उनको एक्टिवेशन देना होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि जो टी सेल्स होती है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगी। जैसे बी लिम्फोसाइट को इंटरल्यूकिन्स 4 और इंटरल्यूकिन्स 5 उसके ज़रिए एक्टिवेट करेगी और वहाँ से बी सेल से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी। जब भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है तो उस एंटीजन को उसमें पकड़ा जाता है, पकड़ कर उसको मार दिया जाता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो चीज़ को आपको ये बताने के लिए बनाया है ये वीडियोस कि कैसे आपको रिमेंबर करना है पॉइंट्स को। तो ये समझना है कि इम्यूनिटी में कैसे इम्यूनिटी फंक्शन करती है। सबसे पहले क्या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी, वो मैक्रोफेज थी, मैक्रोफेज MSC मॉलिक्यूल सेकंड से अटैच होगी, ये CD4 था। उसके बाद में CD3 उसको ले जाने के लिए न्यूक्लियस के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है। इधर से को स्टिमुलेशन के लिए आपको B7 याद रखना है। B7 किसको एक्टिवेटेड करता है, CD28 को। ये CD28 और सारा सब कुछ जाकर न्यूक्लियस को एक्टिवेट करते हैं। फिर यहाँ से कुछ भी निकलता है, कुछ रिलीज होगा इस न्यूक्लियस से, वो इंटरल्यूकिन्स 2 के जरिए जाता है। इंटरल्यूकिन्स 2 इस मेम्ब्रेन पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वापस जाकर किसको, इसको और एग्रीगेटिव वो देता है, रिफ्लेक्स देता है, ताकि वहाँ से ज़्यादा सेल्स बने। ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनेगी, वो क्या करेगी, जो आपके जो टी सेल्स होती है जो आगे जाकर ये किसको करती है, बी सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, BCR रिसेप्टर, टी सेल पर TCR रिसेप्टर, बी सेल पर BCR रिसेप्टर। तो BCR रिसेप्टर को इंटरल्यूकिन्स 4 के जरिए जाकर वो क्या करती है, उसको प्रोलिफरेट करवाती है और बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि वहाँ से आपका बी सेल से एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है और वो एंटीबॉडी ही जाके आके लीड करती है। ये आपको बेसिक इम्यूनिटी समझ में आया। सेकंड कॉन्सेप्ट और वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म होती क्या है कि आपको ब्लड जो आपका कहीं से कट लगा, कुछ भी हुआ, उसके कारण जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुकने चाहिए। उसके लिए एक बॉडी अपनी एक फिजियोलॉजिक प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अपन कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस के अंदर अपन को पढ़ते हैं कि प्राइमरी प्लग बनता है और सेकेंडरी प्लग। कैसे प्राइमरी प्लग बनता है और कैसे सेकेंडरी प्लग बनता है, दोनों का एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्राइमरी प्लग जब भी बनता है जब प्लेटलेट काम करती है, सेकेंडरी प्लग जब भी बनता है जब क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्राइमरी प्लग मतलब आपका कौन सा फैक्टर यूज़ करना है कि आपको केवल प्लेटलेट्स का काम करेगी। सेकेंडरी के अंदर आपको ओनली क्लॉटिंग फैक्टर काम करेगा। क्लॉटिंग फैक्टर में आपके दो मैकेनिज्म चलती है, एक्सटेंसिव मैकेनिज्म, इंट्रेंसिक मैकेनिज्म। एक्सटेंसिव मैकेनिज्म और इंट्रेंसिक मैकेनिज्म। और इंट्रेंसिक मैकेनिज्म को जब भी एक्टिवेटेड करते हैं तो 12th हैगमैन फैक्टर्स होता है, वहाँ से एक्टिवेटेड होता है। हाँ, उसको वो 12th वाला एक्टिवेट करता है 11th को, 11th एक्टिवेट करता है 9th को। ऐसे याद रख लिए कि 12th, 11th, 9th ये सब मिलकर करेंगे 10th को एक्टिवेट। लेकिन 7th आएगा वो एक्सटेंसिव पाथवे से होगा और वो एक्टिवेटेड करेगा आपके किसको, 10th को। ये सारा एक्टिवेटेड करने के लिए 10th को दोनों साइड से एक्टिवेटेड किया जाता है। उसके बाद में वो एक्टिवेशन होने के बाद में फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन फॉर्मेशन होता है, सेकंड से फर्स्ट बनता है। तो आपको ये सारा कैस्केड मैकेनिज्म चलता है। अगर ये नहीं चलेगा तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर्स होंगे। अब उसमें आपको मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैं बोलूँ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसके वजह से होगा, प्लेटलेट डिसऑर्डर होगा या क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। तो आप बोलोगे यार प्लेटलेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीमोफीलिया है क्लॉटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो रही ब्लड की, मतलब वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। सबसे पहले समझ में आया। पहले ये समझो कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। अब वो एक्सटेंसिक पाथवे है या इंट्रेंसिक पाथवे है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक्सटेंसिक पाथवे का है या इंट्रेंसिक पाथवे। तो हीमोफीलिया इंट्रेंसिक पाथवे का डिसऑर्डर है। लेकिन किसका डिसऑर्डर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या प्लेटलेट डिसऑर्डर। प्लेटलेट डिसऑर्डर की बात करते हैं, जैसे ग्लिंजमान डिजीज होती है एक, ग्लिंजमान डिजीज, ये आपको पैथोलॉजी में पढ़ोगे सेकंड ईयर में। तो ये होती है प्लेटलेट डिसऑर्डर की डिजीज है। क्यों, क्योंकि उसमें प्लेटलेट का जो फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट को कौन एक्टिवेटेड करता है, सेकंड ए और थर्ड, सेकंड बी और थर्ड ए, सॉरी सेकंड बी और थर्ड ए, वो क्या करते हैं, प्लेटलेट से प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने का काम, अधेरेंस का काम करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ से एंडोथेलियल रप्चर होती है, प्लेटलेट वहाँ पर आती है,
बॉल विब्रेंट फैक्टर एक्टिवेटेड होता है। बॉल विब्रेंट फैक्टर जब एक्टिवेटेड होता है तो दूसरी प्लेटलेट्स को लाने के लिए वहाँ से क्या होता है कि प्लेटलेट्स आकर एक्यूमुलेट होगी। अब ये प्लेटलेट्स क्या करेगी, डेल्टा ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स ये रिलीज़ करवाएगी यहाँ पे। जब ये रिलीज़ होंगे तो दूसरी प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड होगी। अब वो प्लेटलेट्स दूसरी प्लेटलेट्स यहाँ पर आएगी, वो आकर यहाँ पर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स अधेर हो जाएगी। इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का यहाँ पर अधेरेंस होना और ये सारी मैकेनिज्म ये प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन को क्या करती है, प्रोसीड करती है। उसके बाद में आपका क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड होगा। क्लॉट बनाने के लिए फाइब्रिन को एक्टिवेटेड करते हैं और फाइब्रिन आकर वहाँ पर एक्यूमुलेट होगा और उसको पूरा कंप्लीट कर देता है। उसके बाद में प्लाज्मिजिन फैक्टर्स जो भी एक्टिवेटेड होते हैं टीपीसी वाले, उसमें वो करके क्या करते हैं, वो सारे जाकर उसको डिजोल्व करते हैं क्लॉट को और नॉर्मलाइज करते हैं वहाँ पर। ये आपको एक बेसिक नॉलेज मैंने दिया। एक